हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में हम लोग इसके काव्य खंड को पढ़ रहे हैं। गद्य खंड को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। काव्य खंड को रामचंद्र शुक्ल ने कुल 4 प्रकरण में डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग इसके 3 प्रकरणों को कंप्लीट पढ़ चुके हैं और चौथे प्रकरण की भी एक क्लास जो है वो हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रज भाषा काव्य परंपरा। तो किन चीजों को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज ब्रज भाषा काव्य परंपरा, द्विवेदी काल में परिवर्तित खड़ी बोली काव्य धारा, इस धारा के प्रमुख कवि, छायावाद का प्रारंभ, इसका स्वरूप, इसके 2 अर्थ, इन अर्थों के अनुसार छायावादी कवियों का वर्गीकरण। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, यहां से हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे ब्रज भाषा काव्य परंपरा। जैसा कि द्वितीय उत्थान के अंत में कहा जा चुका है, ब्रज भाषा की काव्य परंपरा भी चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से अब ब्रज भाषा की रचनाएं प्रकाशित बहुत कम होती हैं। यानी कि ब्रज भाषा में ही पहले रचनाएं की जा रही थी, उसके बाद में क्या हुआ कि खड़ी बोली का चलन हो गया। कवि जो है वो बराबर खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। उससे क्या हुआ कि ब्रज भाषा में रचनाएं करना लोगों ने कम कर दिया, लेकिन बंद नहीं हुई है, रचनाएं बराबर ब्रज भाषा में हो रही हैं अभी भी। पर अभी देश में ना जाने कितने कवि नगरों और ग्रामों में बराबर ब्रजवाणी की रसधारा बहाते चल रहे हैं, यानी रचनाएं कर रहे हैं। जब कहीं किसी स्थान पर कवि सम्मेलन होता है तब न जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। यानी कवि सम्मेलनों में ब्रज भाषा की कविताएं अभी भी सुनने को मिल जाती हैं। रत्नाकर जी का उद्धव शतक, ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं इस उत्थान में निकली हैं जो कि ब्रज भाषा में है। उद्धव शतक सर्गबद्ध प्रबंध काव्य में हमारा बुद्ध चरित्र संवत 1979 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध का लोक पालन चरित्र उसी परंपरागत काव्य भाषा में वर्णित है, जिसमें रामकृष्ण की लीला अब भी घर घर गान होता है। तो बुद्ध चरित्र में क्या है, भगवान बुद्ध की लोक पालन चरित्र की परंपरा को दर्शाया गया है। श्री वियोगी हरि जी की वीर सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिले बहुत दिन नहीं हुए हैं। तो वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई और इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे और उसे याद रखेंगे। देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारे लाल भार्गव जी के दोहे बिहारी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो दुलारे लाल भार्गव को देव पुरस्कार मिल चुका है। अयोध्या के राम नरेश ज्योतिषी को रामचंद्रोदय, तो राम नरेश ज्योतिषी का ये ग्रंथ है रामचंद्रोदय काव्य के लिए इन्हें देव पुरस्कार थोड़े ही दिन हुए मिला है। तो जिस प्रकार से वियोगी हरि को वीर सतसई में मंगला प्रसाद मिला, उसी तरीके से रामनाथ ज्योतिषी को चंद्रोदय के लिए देव पुरस्कार जो है वो मिला है। और देव पुरस्कार और किसको मिल चुका है, दुलारे लाल भार्गव को मिल चुका है। तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए कि निम्न में से किन कवियों को देव पुरस्कार मिल चुका है, तो दुलारे लाल भार्गव और रामनाथ ज्योतिषी को देव पुरस्कार मिल चुका है। मेवाड़ की केसरी सिंह बारहट का प्रताप चरित्र वीर रस का एक बहुत ही उत्कृष्ट काव्य है, जो संवत 1992 में प्रकाशित हुआ है। पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही की सरस कविताओं की धूम कवि सम्मेलनों में बराबर रहा करती है। ब्रज भाषा कलाविद राय कृष्ण दास जी का ब्रजरज इसी तृतीय उत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ। तो राय कृष्ण दास का ब्रजरज। इधर श्री उमाशंकर वाजपेयी उमेश जी की ब्रज भारती में ब्रज भाषा बिल्कुल नई सज धज के साथ दिखाई पड़ी है। तो इसमें जो रचनाएं आई हैं उनको आप लोग रचनाकारों के साथ नोट कर लेंगे। अब यहां से ये कथन जो है ये इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रज भाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इस काल में चलना है तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रज भाषा के अधिक मेल में लाना होगा। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि जो ब्रज भाषा काव्य है वो बिल्कुल से लुप्त हो जाए। बस उसको क्या करना होगा, वर्तमान भावों को ग्रहण करना होगा और भाषा में कुछ परिष्कार जो है वो करना पड़ेगा।
अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं है, जो कि ब्रजभाषा में रखे जा रहे थे। बुद्ध चरित काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुसरण किया था और कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी। फिर आगे है द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा। अभी तक हम लोग ब्रजभाषा काव्य परंपरा देखे, हम लोग देखेंगे द्विवेदी काल में खड़ी बोली की काव्य धारा को देखेंगे। इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रजभाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। इस वजह को लेकर के खड़ी बोली में कविताएं जो है वो होने लगी थी। श्रृंगार रस के कविता सवैये बहुत लिखे जा चुके, अब और विषयों को लेकर तथा छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली को पद्यों में अच्छी तरह ढलने में जो काल लगा, यानी जो समय लगा, उसके भीतर की रचना तो बहुत कुछ इतिवृत्तात्मक रही। इस तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य धारा कल्पनाविद, भावाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी कि भाषा का जो कुछ दूर तक चलना, स्निग्ध, प्रसन्न और जो प्रांजल प्रवाह है, ये खड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मंझी है, यानी द्विवेदी काल के भीतर अच्छी तरह से मंजी है, यानी काव्य के लिए, रचना के लिए अच्छी तरह से तैयार हुई है। भाषा का मंजना वही संभव होता है जहां उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं। एक संबंध सूत्र में बद्ध कई अर्थ समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिए ऐसी भाषा अपेक्षित होती है, जहां एक दूसरे में असंबद्ध छोटी छोटी भावनाओं को लेकर वाग वैशिष्ट की झलक या चलचित्र की छाया ही दिखाने की प्रवृत्ति प्रधान होगी, वहां भाषा की समन्वय शक्ति का परिचय ना मिलेगा। व्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्य धारा में बना हुआ है। दूसरी बात तो इस धारा के भीतर मिलती है हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार, यानी प्रचलित छंदों के साथ साथ भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार जो है इसमें किया जा रहा है खड़ी बोली में। इन छंदों की लयों के भीतर नाद सौंदर्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में बट्टा लगने के डर से ही इन छंदों को छोड़ना, सहृदयता से अपने को दूर बताना है। नई रंगत की कविताओं में जो पद या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्रायः अलापने की जरूरत होती है, पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अलाप के साथ गाना दोनों अलग अलग है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अलाप करना कविता का दोनों अलग अलग बात है। इस धारा में कल्पना और भावात्मिक वृत्ति अधर्म में नाचती तो नहीं मिलती, पर बोध वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता पर प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती है। इससे कला का कौतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमाने वाली बात सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान काव्य के ही संचरण के लिए रास्ता खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः ज्ञान के साथ ही लगकर जब हमारा हृदय परिचालित होगा, तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थ भूमियों की ओर वह बढ़ेगा। ये कथन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान को किनारे रखकर उसके सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रबुद्ध होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र प्रदर्शन में ही लगा रहेगा, यानी वो नाना भावों को लेकर नहीं चलेगा, तो वो किसी एक ही भाव की ओर ज्यादा प्रवृत्त होता दिखाई देगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने न आएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि धारा एक समीचीन पद्धति पर चली है। इस पद्धति के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर प्रसन्नता होती है। अब इस पद्धति पर चलने वाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर जिस पद्धति का उल्लेख किया गया है उस पद्धति पर कौन कौन से कवि चले हैं उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले कवि जो है वो है ठाकुर गोपाल चरण सिंह। ठाकुर साहब के अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले हैं, इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मंजती चली आ रही है। ठाकुर साहब जो है यानी ठाकुर गोपाल चरण सिंह, जिन्होंने अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते हुए अपने काव्य
को रचा है, जिससे क्या है इनकी काव्य में बराबर भाषा जो है वो मंचती हुई चली आ रही है। इन रचनाओं का आरंभ संवत 1971 से होता है। इनकी रचनाओं का आरंभ 1971 से होता है। अब तक इनकी रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं। कौन कौन से वो 5 संग्रह हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कदम्बनी, ये 5 संग्रह जो है वो निकल चुके हैं। प्रारंभिक रचनाएं साधारण है, पर आगे चलकर हमें बराबर मार्मिक उद्भावना तथा अभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति इनके काव्य में जो है वो देखने को मिलती है। इनकी छोटी छोटी रचनाओं में, जिनमें से कुछ लय भी है, जीवन की अनेक दशाओं की झलक है। मानवी में इन्होंने नारी को दुल्हन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिखारिनी, वीरांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। ये मानवी की विशेषता है। ज्योतिषमती के पूर्वार्ध में तो असीम और अव्यक्त तुम है, और उत्तरार्ध में ससीम और व्यक्तमय संसार के बीच है। ये इनके काव्य संग्रहों की जो है विशेषता है। इसमें प्राय उन्हीं भावों की व्यंजना है जिनकी छायावाद के भीतर होती है, पर ढंग बिल्कुल अलग है, अर्थात रहस्यदर्शियों का सा ना होकर भोले भाले भक्तों का सा है। कवि ने प्रार्थना भी की है। क्या प्रार्थना की है? पृथ्वी पर ही मेरे पद हो, दूर सदा आकाश रहे। यानी मेरे पैर जो है वो पृथ्वी पर ही रहे, आकाश मुझसे दूर रहे। व्यंजना को गुण बनाने के लिए कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेक्षित पद या वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत अस्फुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में पाया जाता है। तो ये कथन पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने किसके संबंध में बोला है। आजकल बहुत चलते हुए रमणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत मुक्तकों में यत्र तत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर वे खुलकर सामने आते हैं। जैसे सज धज कर मृदु व्यथा, सुंदरी तज कर सब घर बार, दुख यामिनी में जीवन की करती है अभिसार। उस आनंद के साथ अपना अटल संबंध कवि बड़ी सफाई से इतने में व्यक्त करते हैं। तू अनंत घुति में प्रकाश है, मैं हूं मलिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल है जग में तेरा मेरा। तो अटल संबंध में वो अपना संबंध जो है वो अनंत के साथ सिद्ध करते हैं। मानवी में अभागिनी को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, चुगती है निशा तेरी, चुगती है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभात नहीं होता, तेरे सुहाग का सुख वाले आजीवन रहता है सोता। तो ये पंक्तियां जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। दूसरे कवि हैं अनूप शर्मा। बहुत दिनों तक ये ब्रज भाषा में अपनी ओजस्विनी वाग्धारा बहाते रहे। खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी ओर मुड़े। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा है। तो सुनाल खंड काव्य जो है वो अनूप शर्मा का है। फिर बुद्ध भगवान का चरित्र लेकर सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वर्णवृत्तों में इन्होंने लिखा है। तो सिद्धार्थ महाकाव्य जो है अनूप शर्मा का, उसमें 18 सर्ग हैं। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह सुमनांजलि में है। इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिए कवित्त ही चुना है, यानी कवित्त छंद ही चुना है फुटकल प्रसंगों के लिए। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट है कथन, भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप से रखकर काव्य भूमि के भीतर लाए हैं। जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहां तक पहुंचता है वहां तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एकमात्र काम होना चाहिए। अनूप जी इसकी ओर बढ़े हैं। जीवन मरण में कवि की कल्पना जगत इतिहास की विविध भूमियों के चित्र सामने लाई है। इसी प्रकार विराट भ्रमण में देवी के आकाशचारी रथ पर बैठकर कवि ने इस विराट विश्व का दर्शन किया है, जिसकी एक झलक यहाँ पर इन पद्यों में मिलती है। पीछे दृष्टि गोचर था गोल चक्र पूषण का, घूमता हुआ जो नील सपुटी में चलता, मानो जलयान के बीतल पृष्ठभाग मध्य आता चला फेन पीत पिंड सा उबलता। तो ये पंक्तियां जो है इनकी इंपॉर्टेंट है, अनूप शर्मा की पंक्तियां हैं ये। फिर तीसरे नंबर में कवि आते हैं श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी। खड़ी बोली की कवित्तों और सवैयों में ये वही सरलता वही भाव भंगिमा लाए हैं जो ब्रज भाषा की कवित्तों और सवैयों में पाई जाती है।
इस बात में इनका स्थान निराला है। तो ये कथन जो है ये इंपॉर्टेंट है। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता। रचनाओं का रंग रूप अनूठा और आकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं है। शैली वही पुराने उस्तादों के कविता सवैयों की है जिनमें वाग धारा अंतिम चरण पर जाकर चमक उठे। यानी शैली इन्होंने पुरानी रखी लेकिन उसमें उसमें सजीवता है। हितैषी जी ने अनेक काव्य प्रयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी छोटी रचनाएं की हैं जो कल्लोलिनी और नवोदिता में संग्रहित हैं। इनकी छोटी छोटी रचनाएं जो हो किसमें संग्रहित है? कल्लोलिनी और नवोदिता में संग्रहित हैं। अन्योक्तियां इनकी बहुत मार्मिक है। यहाँ पर कुछ रचना के नमूने दिए हैं। तो किरण का नमूना दिया है। दुखनी बनी दीन कुटी में, कभी महलों में कभी महारानी बनी, बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी हिमकूट की देवी हिमानी बनी। फिर परिचय से ये पंक्तियां हैं। भूख तैशी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का बिसारा हुआ, घर से किसी के निकाला हुआ, दर से किसी के दुत्कारा हुआ। फिर अगले कवि आते हैं श्री श्याम नारायण पांडे। इन्होंने पहले त्रेता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था। तो त्रेता के दो वीर किसका ग्रंथ है? श्याम नारायण पांडे का, जिसमें लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया था। यह रचना हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्ण वृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर है। माधव और रिमझिम नामक इनकी दो छोटी छोटी रचनाएं हैं। इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों के महाकाव्य में दिखाई पड़ा है। तो हल्दी घाटी जो काव्य है वो एक तो श्याम नारायण पांडे का है, दूसरा इसमें 17 सर्ग है। उत्साह की अनेक अंतर दशाओं की व्यंजना, युद्ध की अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष कैसे सजीव और प्रभावपूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में आता है। उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। सावन का हरित प्रभाव रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा, फहराकर पंख थिरकते थे, मन भाती थी मन मोर छटा। तो ये जो पद है ये हल्दी घाटी काव्य का है। फिर अगली जो कवि आते हैं वो है पुरोहित प्रताप नारायण। इन्होंने नल नरेश नामक महाकाव्य 19 सर्गों में रोला, हरिगीतिका आदि छंदों में लिखा है। तो इसमें जो महाकाव्य जो आप लोग देख रहे हैं इनमें जो छंद बताए जा रहे हैं ये छंद आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि जैसे ये नल नरेश है, इसमें पूछा जा सकता है कि ये किस छंद में लिखा है, प्रताप नारायण ने किस छंद में लिखा है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो इनके छंदों को आप लोग याद रखेंगे। ये रोला और हरिगीतिका दोनों ही छंदों में लिखा गया है। इसकी शैली अधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमार्जित हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ है उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता है। यानी खड़ी बोली की जो काव्य शैली में मार्मिकता और भावुकता का विकास हुआ है वो इस ग्रंथ में नहीं मिलता है। अलंकारों की योजना बीच बीच में अच्छी की गई है। इस ग्रंथ में महाकाव्य की उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध काव्य कृत्रिम और प्रभाव शून्य हो गए। इस 20वीं शताब्दी के लोगों का मन विरह ताप के लेपादि, उपचार, चंद्रोपालंब इत्यादि में नहीं रम सकता। श्री मैथिली शरण गुप्त के साकेत में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी उबाता है। मन के मोती और नव निकुंज में प्रताप नारायण जी की खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं जो है वो संग्रहित है। इसे संग्रहों के नाम जो है कवियों के दिए हुए हैं, जैसे कल्लोलिनी दिया था यहाँ पे, नवोदिता और माधव रिमझिम। इस तरीके से काव्य संग्रह जो है इनको आप लोग याद रखेंगे। मन के मोती और नव निकुंज ये इनकी फुटकल कविताओं के संग्रह हैं जिनकी शैली अधिकतर इतिवृत्तात्मक है। काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में ब्रज भाषा की कुछ कविताएं हैं इनकी। फिर अगले कवि है तुलसीराम शर्मा दिनेश। इन्होंने 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर लिखा है। 272 पृष्ठों का एक काव्य लिखा है। यह 8 अंगों में समाप्त हुआ है। इसमें कई पात्रों के मुंह से आधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना कराई गई है। जैसे श्री कृष्ण
उद्धव द्वारा गोपियों को संदेशा भेजते हैं। दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही वंशी का स्वर जानो। इसी प्रकार द्वारका की दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृष्णों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं। जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी। तो कृष्णों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करते हैं, आकर्षित कराया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा। पुरुषों के सब कामों में हाथ बटाने की सामर्थ्य स्त्रियां रखती हैं, यह बात रुक्मिणी कहती मिलती है। यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़ चलती और आकर्षक नहीं है, यानी ये सब करने के बाद भी जो है इसकी भाषा चलती, प्रौढ़ और आकर्षक नहीं लगती। फिर है छायावाद। छायावाद का प्रारंभ कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। संवत 1970 तक किस प्रकार खड़ी बोली की पद्धों में ढलकर मंजनी की अवस्था पार हुई और श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कई कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पना में, चित्र में और अंतर्भाव व्यंजक रूप देने में प्रवृत्त हुए, यह कहा जा चुका है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उनके कुछ रहस्य भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार कार्य क्षेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपना चिर संबंध सच्चा मानविक अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश पीछे हो चुका है। यह स्वच्छंद नूतन पद्धति का अपना रास्ता निकाल रही थी कि श्री रविन्द्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई। कि क्या हुआ, स्वच्छंदता नूतन पद्धति का रास्ता निकाल रही थी खड़ी बोली, लेकिन फिर क्या हुआ, रविन्द्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई। कई कवि एक साथ रहस्यवाद, प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या लौकिक प्रेम का ही क्षेत्र काफी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम जो है वो ग्रहण किया। रहस्य भावना अभिव्यंजन पद्धति पर प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को लेकर कल्पना की सृष्टि करने का जो चलन हो जाने सहानुभूति तक कल्पित होने लगी। जिस प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुओं की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना भी अच्छी होने लगी थी। यानी शुक्ल जी कह रहे जिस प्रकार से रमणीय वस्तु की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार से अनेक प्रकार की भावानुभूतियों की भी कल्पना जो है अच्छी होने लगी थी। काव्य की प्रकृत पद्धति तो यही है कि वस्तु योजना चाहे लोकोत्तर हो, पर भावानुभूति का सच्चा स्वरूप सच्चा अर्थात स्वाभाविक वासना जन्य हो। भावानुभूति का स्वरूप यदि कल्पित होगा तो हृदय से उसका संबंध क्या रहेगा। कह रहे हैं कि भावानुभूति यानी अनुभूति जो है उसका स्वरूप अगर काव्य में कल्पित होगा तो उसका हृदय से संबंध वो काव्य जो है वो नहीं बैठा सकता, हृदय से संबंध नहीं हो सकता। भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसा नहीं हुआ करती तो सच्चाई सिंसियरिटी कहाँ रहेगी। यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रबल अभिलाषा व्यंजित करे, अपने मर मिटने के आविष्कार पर गर्व की व्यंजना करे, तो कथन के वैचित्र से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा, पर अभिलाषा या गर्व की सत्ता मानने की आवश्यकता ना होगी। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। अब दो अर्थों में छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध कथा काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अज्ञात अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो एक तो रहस्यवाद के अर्थ में छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा, रहस्यवाद की अंतर्भूत रचनाएं हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती हैं, जो तुर्यावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्धि आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती हैं। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया फैंटस्माटा कहते हैं। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते वे छायावाद कहलाने लगे थे। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र में वहां के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है वो प्रकट हुआ। यानी रविंद्र बाबू की धूम से, यानी उनकी कविताओं की धूम से क्या हुआ, ये जो है ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी आया। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग, पहला प्रयोग तो रहस्यवाद के अर्थ में किया गया है। दूसरा प्रयोग जो है वो काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में किया गया है। सन 1885 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद यानी सिंबलिस्टिक्स
कहलाया। वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द जो है वो प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा था। आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त सब प्रकार की कविताओं के लिए भी प्रतीक शैली की ओर वहां प्रवृत्ति रही है। यानी कि आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं में भी प्रतीक शैली जो है वहां प्रयोग की जाती थी। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त सब प्रकार की रचनाओं में संबंध में ग्रहण हुआ। वह इस प्रतीक शैली के अर्थ में छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ। प्रस्तुत स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन, इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। तो दो अर्थों में छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया है, बताया शुक्ल जी ने। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा यहाँ पे पता है काव्य शैली या काव्य पद्धति के विशेष अर्थ में जो है प्रयोग किया गया है। छायावाद का केवल पहला अर्थ अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। यानी पहला अर्थ यानी रहस्यवाद को लेकर के चलने वाली जो है वो महादेवी वर्मा ही है। पंत प्रसाद निराला इत्यादि सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। यानी ये दूसरा अर्थ लेकर चले हैं। पहला अर्थ यानी रहस्यवाद जो है उसको लेकर के महादेवी वर्मा ही चले हैं और ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर की हैं, पर उनकी शब्द कला, वासनात्मक प्रणोदगार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संगठन, मधुचर्या, अतृप्ति व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही हैं। जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमय गानों में मिलती रही है। इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्रभाषा शैली का वे विलक्षण के साथ दर्शन करते रहे हैं, जैसे कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है। विलक्षण लाने के लिए अंग्रेजी की लाक्षणिक पदावलियों के अनुवाद भी ज्यों के त्यों रखे जाते हैं। यानी काव्य में लाक्षणिक विलक्षण लाने के लिए अंग्रेजी का अनुवाद जो है वो ज्यों के त्यों रखे जाने लगे हैं, जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक विलक्षण की ओर कम थी। वे बंग भाषा के कवियों के ढंग पर श्रुति रंजक या नादानुकृत पदावली गुंफित करने में अधिक तत्पर दिखाई दिए। चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर रक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। अतः अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। अब यहाँ पर ये कथन जो है इंपॉर्टेंट है। यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी तीव्रतात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और अन्योक्ति प्राचुर्य के रूप में नहीं, कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा के भरमार के रूप में भी हुआ। इनमें से उपादान और लक्षणाओं को छोड़ सब बातें किसी न किसी प्रकार की साध्य भावना के आधार पर ही खड़ी होने वाली हैं। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अनुकृत रचनाएं बहुत पहले भी होती थी और रीतिकाल के और उसके पीछे भी होती रही हैं। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप जो है वो प्राप्त हुआ है। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। सादृश्य यानी रूप या आकार का साम्य, साधर्म्य यानी रूप या गुण या क्रिया का साम्य, और शब्द साम्य, 2 भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम। तो सादृश्य, साधर्म्य और शब्द साम्य, 3 साम्य जो है वो माने गए हैं। इसमें अंतिम तो श्लेष की शब्द क्रीड़ा दिखाने वालों के ही काम का है। यानी शब्द साम्य जो है वो श्लेष की शब्द क्रीड़ा दिखाने वालों के ही काम का है। रहे सादृश्य और साधर्म्य विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव साम्य जो है वो छिपा मिलेगा। सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुतों की ओर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही सौंदर्य, दीप्ति, क्रांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि भावना जो है वो जगाते हैं। काव्य में बंधे चले आते हुए उपमान अधिकतर इसी के हैं। केवल रूप, रंग, आकार, व्यापार को ऊपर से देखकर या नाप जोकर भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना वे नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि कर्म के बहुत कुछ श्रम साध्य का अभ्यासगत
अभ्यास गम्य होने के कारण जब कृत्रिमता आने लगी काव्य में, तब बहुत से उपमान केवल बाहरी नाप जोक के अनुसार भी रखे जाने लगे। कटी की सूक्ष्मता दिखाने के लिए सिंगनी और भेड़ सामने लाई जाने लगी। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी सदृश्य सधर्म में अत्यंत अल्प या रहने पर भी अभ्यंतर प्रभाव सामने लेकर ही प्रस्तुत का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवाद यानी सिंबलिक होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके घोतक उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधु, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुरी के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या कांतिमान के स्थान पर वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात, संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या क्षोभ के स्थान पर झंझा, तूफान, भाव तरंग की जलीय झंकार, प्रभात के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रबल, प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। हिंदी की काव्य परंपरा में अन्योक्ति पद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव रहा है। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाया करती हैं। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी ने दिखाया है तो घनानंद ने दिखाया है। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया है। जैसे धूल की ढेरी अनजान छिपे हैं, धूल की ढेरी अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। पल्लव में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वह चित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक थी, जिसके लिए कहीं कहीं अंग्रेजी के लाक्षणिक प्रयोग भी ज्यों के त्यों लिए गए, पर पीछे यह प्रवृत्ति घटती गई। प्रसाद की रचनाओं में शब्दों की लाक्षणिक व चित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही जितनी साम्य की दुरागुण भावना की। उनके उपलम्ब जो है सिंबल सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे, जैसे लहर, झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पतझड़ता झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में। यहाँ पर कुछ उदाहरण जो है वो दिए गए हैं। अब प्रस्तुत किस प्रकार एक देशीय सूक्ष्म और धुंधलके पर मर्म व्यंजक साम्य का धुंधला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात नीचे उदाहरणों में स्पष्ट हो जाएगी। उठ उठ रही लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई से, मन न्यालिन की परछाई से इस सूखे तट पर छहर छहर। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में अधिकतर होती हैं। इससे उनमें अनुभूति कम दिखाई पड़ती है, या जहां यह अनुभूति होती है वहीं समूची रचना अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार की साम्य भावना का प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली है। शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गुण संबंध की धारणा बंधाने वाली अत्यंत अपेक्षित मनोभूमि है, इसमें संदेह नहीं, और यह सच्चा मार्मिक प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है। जहां यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी होती है, प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यवहारों के द्वारा अनेक बातों की गुण व अगुण व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परख कर या ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा या मनमाना आरोप मात्र होगा। इस अनंत विश्व महाकाव्य की व्यंजनाओं की परख के लिए जो साम्य विधान होता है वह मानविक और उद्बोधक होता है। अब जैसे कि अब दिखाया गया है, दुख दावा से न अंकुर पाता जग जीवन का बन, करुणाद्र विश्व का गर्जन बरसाता नव जीवन कण। यहाँ पर ये पंक्तियां जो है लहर से हैं। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तम में बन किरण कभी आ जाना। ये आंसू की पंक्तियां हैं। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय या मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्म स्थल का स्पर्श नहीं करता, केवल वह चित्र का कौतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाता है। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का प्रभाव भी ज्ञात या अज्ञात के रूप में पड़ता रहा है। इसे बहुत सा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में सामने आता है। प्रकृति की वस्तु व्यापारों, मानुषी वृत्तियों के आरोप पर बहुत चलन हो जाने से कहीं कहीं ये आरोप वस्तु व्यापारों की प्रकृत व्यंजना से बहुत दूर जा पड़े हैं, जैसे चांदनी के इस वर्णन में। जग के दुख दैन्य शयन पर यह रुग्णा जीवन बाला, पीली पड़ निर्बल कोमल, कृश तिहिलता कुम्हलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई।
चांदनी अपने आप इस प्रकार की भावना में मन में नहीं जगाती, उसके संबंध में यह उद्भावना भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान पड़ती है। नीले नभ के शतदल पर बैठी शारद हासिनी, मृदु करतल पर शशि मुख घर नीरव की अनिमिष एकाकिनी। इसी प्रकार आंसू में नैनों की बाला का कहना भी व्यर्थ सा है। नीचे की झूठी प्याली जो बहुत आया करती है, किसी मैखाने से लाकर रखी जान पड़ती है। लहरों में प्यास भरी है, भंवर पात्र से खाली, मानव का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। प्रकृति के नाना रूपों की सौंदर्य भावना सदैव स्त्री का सौंदर्य का आरोप करके करना उक्त भावना की संकीर्णता सूचित करता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्रकृति की नाना रूपों की सौंदर्य की भावना जो है वो स्त्री के सौंदर्य के साथ करना जो है वो भावना की संकीर्णता जो है वो सूचित करती है। कालिदास ने भी मेघदूत से निर्विद्य और सिंधु नदियों में स्त्री सौंदर्य की भावना की है, जिससे नदी और मेघ के प्रकट संबंध की रमणीय व्यंजना होती है। ग्रीष्म में नदियां सूखती सूखती पतली हो जाती हैं और तपती रहती हैं, उन पर मेघ छाया करता है, तब वे शीतल हो जाती हैं और उस छाया को आंख में धारण किए दिखाई देती हैं। वही मेघ बरसकर उसकी क्षीणता दूर करता है। दोनों के बीच इसी प्रकार प्राकृतिक संबंध की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने अप्रस्तुत विधान जो है वो दिया है। और सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपकाकर करना खेल सा हो जाता है। उषा सुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रत्न जटित केश कलाप, दीर्घ निश्वास और अश्रु बिंदुता तो ऋण हो गए हैं। किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पाती हैं। इसी प्रकार प्रकृति के नाना व्यापार में भी चुंबन, आलिंगन, मधु ग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों का अपना अलग सौंदर्य भी है, जो एक प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता। यानी प्रकृति का जो अपना सौंदर्य है वो अलग है, वो किसी प्रकार के वस्तु या व्यापार के आरोप से अभिव्यक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार पंत जी छाया, विचि विलास, नक्षत्र में जो यहाँ से वहां तक मानों का ढेर लगा है, उनमें से बहुत से अत्यंत सूक्ष्म और सुकुमार साम्य के व्यंजक हैं और बहुत से रंग बिरंगे खिलौने के रूप में ही है। ऐसी रचनाएं उस कल्पनावाद, कलावाद या अभिव्यंजनावाद के उदाहरण से लगती हैं, जिनके अनुसार कवि कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएं लेकर एक नया निर्माण करना, नूतन सृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सच्चे स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वाद्यों के अनुसार आवश्यक नहीं। उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के रूप में है। उसी प्रकार जैसे बालक ईंट, पत्थर, लकड़ी, कागज, फूल पत्ती लेकर हाथी, घोड़े, घर, बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। प्रकृति के नाना चित्र द्वारा अपनी भावना व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन भावनाओं को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी रहित चित्रों में होनी चाहिए। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा काव्य प्रसंगों के अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थभूमि पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया है। हमारा जो काव्य है छायावाद में, जो छायावाद की बात कर रहे हैं कि छायावाद की प्रवृत्तियों को अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा काव्य प्रसंग जो है वो नई नई अर्थभूमियों पर बहुत कम चल पाया है। कुछ कवियों में वस्तु का आधार अत्यंत अल्प रहता है, विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना के अनूठे विस्तार पर रहा है। इससे उनकी रचनाओं का बहुत सा भाग अधर में ठहराया सा जान पड़ता है। जिन वस्तु के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं, उनका कुछ भाग कला के अनूठे मन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहारत शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट रह जाता है। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है, जैसे नीचे की पंक्तियों में, निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप आओगे, इतना सजग कौतूहल ठहरो, यह न कभी बन पाओगे। यहाँ कवि ने उस प्रेतम की छिप कर दबे पांव आने की बात कही है, जिनके चरण इतने सुकुमार हैं कि जब आहट न सुनाई पड़ने के लिए वह उन्हें दबा दबा कर रखते हैं, तब एड़ियों में ऊपर की ओर खून की लाली दौड़ जाती है। वही ललाई उषा की लाली के रूप में झलकती है। प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था, इसी से उन्होंने चाप चाप कर दुख दो से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी। कामायनी में उन्होंने मले हुए कान में कामिनी की कपोलों की लज्जा की लाली दिखाई है। अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य शैली पर प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के भीतर उनका
बहुत ही रमणीय विकास हुआ है, यह पहले हम कहे आए हैं। साम्य भावना और लक्षणा की शक्ति पर बल पर किस प्रकार काव्य प्रयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः झुकाव हुआ, यह भी कहा जा चुका है। किस प्रकार छायावाद में किस प्रकार काव्य प्रयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर झुकाव हुआ छायावादी कवियों का, यह भी कहा जा चुका है। साम्य पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े सांचों के भीतर ही फैला दिया गया था। अब वह प्राय थोड़े में या तो लाचार प्रयोगों के द्वारा छलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों में प्रतीयमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिए दृष्टांत अर्थात विन्यास आदि का सहारा न लेकर अब नियुक्ति पद्धति ही अधिक चलती है। यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति है, पर यह न समझना चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग नहीं होता, बराबर होता है और बहुत होता है। उपमा में धर्म बराबर लुप्त रहता है। प्रतिवस्तुपमा, हेतुत्प्रेक्षा, विरोध, श्लेष, एकावली आदि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो छायावाद में किस प्रकार की रचनाएं हो रही थी, भाषा किस प्रकार की थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। किस प्रकार एक बंधे से घेरे से निकलकर छायावादी कहे जाने वाले कवि धीरे धीरे जगत और जीवन के अनंत क्षेत्र में इधर उधर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं, इसका आभास दिया जा चुका है। अब तक उनकी कल्पना थोड़ी सी जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरंजक नृत्य सा कर रही थी, यानी वो थोड़ी सी जगह के भीतर ही अपनी काव्य सृष्टि कर रहे थे, थोड़े से क्षेत्र को लेके। अब उनकी जो दृष्टि है वो दूर दूर फैल रही है। वह जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का जी बहलाने का काम करती रही है। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार हुए करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें अपने चपलता और भाव भंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा, कौतुक प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। उस ऊंचे नीचे मन पथ पर चित्रों की बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त ना होगा। प्रसाद जी ने लहर में छायावाद की चित्रमयी शैली को 3 ऐतिहासिक जीवन खंडों के बीच ले जाकर आजमाया है। उसमें कथा वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति में करके उन्होंने बाह्य और अभ्यंतर परिस्थितियों का व्यंजक, मनोहर और मार्मिक या आवेशपूर्ण शब्द विधान किया है। और कहीं कहीं जहां मधुमय चित्रों की परंपरा दूर तक चली है, वहां समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है पंक्ति। कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मक वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार निराला जी ने जिनकी वाणी पहले से ही बहुमुखी थी, तुलसीदास में मानव विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। तो ये जो पंक्ति है, कथन है, ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है किसका कथन है कामायनी के संबंध में, तो शुक्ल जी का कथन है ये। यहाँ से यहाँ तक ही हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छायावादी कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आप लोग अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से जाके आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।